मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 जीई एवं डीएससी में प्रस्तावना के बारे में कुछ बता रही हूँ। प्रस्तावना के वास्तविक महत्व को समझने के लिए उसके मुख्य शब्दावली को समझना आवश्यक है। पहला, हम भारत के लोग उद्देशिका के ये शब्द स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ए अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है। बी, संविधान के संस्थापक जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। सी, संविधान की स्थापना भारतीय जनता की स्वीकृति एवं सहमति से हुई। लोगों शब्द से तात्पर्य नहीं कि हमारे देश के लोगों में उपक्रम या जनमत संग्रह जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन हैं से संविधान बनाया, वरन यहाँ भारत के लोगों से तात्पर्य उनकी सामूहिक स्थिति से है। इस शब्द द्वारा बाह्य ब्रिटिश सत्ता एवं आंतरिक देशी राजाओं को शक्ति के स्रोत से वंचित कर दिया गया। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता राज्य अनिवार्य तत्व है। इसका अर्थ है अपनी सीमा के अंतर्गत और अन्य सरकारों द्वारा राज्य संप्रभुता की निर्विवाद मान्यता। इसके द्वारा भारतीय राज्य का हर निर्णय यहाँ के नागरिकों को मान्य होगा। साथ ही दूसरे प्रभुता संपन्न राज्यों को यह स्वीकार होगा कि भारत राज्य का अपने भूभाग भारतीय राज्य का हर निर्णय यहाँ के नागरिकों को मान्य होगा। साथ ही दूसरे प्रभुता संपन्न राज्यों को यह स्वीकार होगा कि भारत राज्य का अपने भूभाग और जनसंख्या पर वैध प्राधिकार है। हमारा नया संविधान पूर्ववर्ती भारत शासन अधिनियमों से भिन्न है। यह विदेशी सत्ता या ब्रिटिश पार्लियामेंट का उपहार नहीं है। यह अपनी इच्छानुसार अपने देश के राजनीतिक भाग्य का निर्णय करने में सक्षम तथा स्वतंत्र है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभु शक्ति को किसी प्रकार काम नहीं करती, क्योंकि इससे संबंधित होने के बारे में हमारा निर्णय स्वैच्छिक है, जिसे इच्छानुसार छोड़ा भी जा सकता है। वस्तुतः भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने के निश्चय के कारण राष्ट्रमंडल की अवधारणा ही बदल गई, क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता, वह केवल मित्रता का प्रतीक मानता है। तीसरा, समाजवादी। समाजवाद सामाजिक संगठन का ऐसा सिद्धांत या नीति है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व का समर्थन करता है एवं सभी के हितों हेतु वितरण एवं प्रशासन की व्यवस्था करता है। भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अंततः स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है, पर यह समाजवाद राष्ट्रीय समाजवाद से थोड़ा भिन्न है। जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिसमें हम समझते हैं। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य आय, पारिस्थिति एवं जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर पर प्राप्त कराना है। प्राइवेट संपत्ति का उन्मूलन नहीं, बल्कि उस पर प्रतिबंध, अर्थात पूर्ण राष्ट्रीयकरण के स्थान पर मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं समाजवाद की जगह प्रजातांत्रिक समाजवाद हमारा लक्ष्य है। परंतु पिछले वर्षों में हम इन उद्देश्यों अर्थात समाजवाद से पीछे हटकर पूंजीवाद, राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के समाजवाद का लक्ष्य, जैसा कि स्वर्ण सिंह ने कहा था, कि सरकार का उसकी नीति निर्धारण में सकारात्मक मार्गदर्शन करना मात्र ही रह गया है। चौथा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता आधुनिक राज्य व्यवस्था के निर्माण के लिए उपकरण है। यह राष्ट्रीय जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य है, जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन एवं हमारे गणराज्य निर्माताओं ने विशेष बल दिया है। बहुधानी परिस्थिति में नैतिक ज्ञान, मानवतावादी शिक्षा के आधार पर सभी विश्वासों को समान आदर देने के आदर्श से धार्मिक परंपराओं से मुक्त भारत
जैसे समाज में पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा मिला है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक नहीं है, बल्कि यह धार्मिक उदासीनता बनाए रखता है। वह घोषित करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पर राज्य के निवासी किसी धर्म के पालन को स्वतंत्र है। प्रस्तावना का यह शब्द भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय आंदोलन के घोषित लक्ष्य और प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिबिंब है। 5वां, प्रजातांत्रिक। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1936 में कैजपुर सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, हम भारत में पूर्ण लोकतंत्र कायम करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और हमारे संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं समयबद्ध स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करके प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र को जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था के रूप में, जीवन के एक दर्शन के रूप में अपनाया गया है। 6, गणतंत्र। संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है। गणतंत्र का अभिप्राय है यह व्यवस्था जिसमें राज्य प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता है। भारत के राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में ही गणतंत्र शब्द रखकर ये अनुच्छेद जो गणतंत्र से संबंधित है उन पर प्रहार होने एवं मनमाने संवैधानिक संशोधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, वयस्क एवं सार्वभौमिक मताधिकार जैसे लोकतंत्रात्मक प्रणाली हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 7वां, न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य विद्यमान सामाजिक संरचना यथास्थिति से इनकार तथा व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया तथा सामाजिक परिवर्तन लाने की परिकल्पना से है। न्याय के बिना समानता एवं स्वतंत्रता के आदर्श भी निरर्थक है। प्रस्तावना में न्याय 3 रूप में है। पहला, सामाजिक न्याय। यह कल्याणकारी न्याय का अनिवार्य तत्व है। यह किसी कृत्रिम आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। सामाजिक न्याय श्रम एवं पूंजी के बीच सहयोग एवं समन्वय लाना चाहता है, जिससे प्रत्येक उद्योग के समर्थन के अनुसार श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी भत्ता और आकस्मिक सुविधाएं मिल सके जो सामान्य जीवन के स्तर को उठा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता को मान्यता देगा। ये त्रयी अलग अलग नहीं बल्कि एक संघ है। भारतीय समाज में इन त्रयी संघ में एक समता अनुपस्थित है और अब अंग्रेजों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरा, आर्थिक न्याय। यह सामाजिक न्याय का ही उप सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है आर्थिक स्थिति के आधार पर मानव के बीच भेद का उन्मूलन हो। सभी नागरिकों को जीवन यापन के पर्याप्त साधन प्रदान करना, संसाधनों का वितरण, उत्पादन के साधन तथा पूंजी के केंद्रीकरण को समाप्त करना, काम का अधिकार, समान कार्य, समान वेतन, मजदूरों की सुरक्षा आदि विचारों का भारतीय संविधान में मिलना प्रस्तावना के आदर्शों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। आर्थिक न्याय का विचार ही समाजवादी समाज की रचना के विचार हैं। तीसरा, राजनीतिक न्याय। इससे तात्पर्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई मनमाना विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति, जाति, धर्म, रंग, लिंग एवं शिक्षा पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सके। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इसे गारंटी प्रदान करती है। 8वां, प्रस्तावना में सच्चे लोकतंत्र हेतु स्वतंत्र एवं सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित कराने हेतु विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।
इन अधिकारों को संविधान के 3य अध्याय में मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया तथा उसी में उसकी सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान की गई। 9वां समानता। भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता की परंपरा का एक लंबा इतिहास है। भारत का अति दृढ़ जाति प्रथा की पाखंडपूर्ण पवित्रता से शुद्ध माना गया था, परंतु आधुनिक प्रगतिशील समाज में इन पारंपरिक रूढ़ियों के लिए कोई स्थान संभव नहीं था। समानता के बिना स्वतंत्रता मात्र धोखा था। अतः प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता अर्थात धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, निवास, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव करने के लिए कृत्रिम प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। साथ ही अस्पृश्यता को वर्जित तथा उपाधियों का अंत कर दिया गया तथा अवसर की समानता की स्थापना करते हुए विधि के शासन की गारंटी दी गई। 10वां बंधुत्व। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की चर्चा एक साथ की गई है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र की मूल इकाई के रूप में कितना महत्व दिया गया है। 1948 की मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रथम अनु सभी मानव स्वतंत्र जन्मे हैं और वे प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान हैं। उनके पास विवेक एवं अंतरात्मा है तथा उन्हें एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए को हमारे संविधानविदों ने स्वीकार किया। बंधुत्व आदर्श के 2 मुख्य तत्व हैं, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोनों ही न केवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बल्कि व्यक्ति की मर्यादा राष्ट्र की एकता पर आश्रित है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि इसे पाने के लिए स्वतंत्रता प्रेमियों ने बहुत मूल्य चुकाया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संभवतः इसलिए संघात्मक के बावजूद एकल नागरिकता को प्राथमिकता दी। वास्तव में प्राकथन सामान्यतः संविधान के उन राजनीतिक, नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों को अभिव्यक्त करता है जिसका वह अनुपालन करता है। नमस्कार। अब मैं अपनी व्याख्यान यहाँ समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके पास इस नए टॉपिक को लेकर फिर से आऊँगी।